हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग जर्नी। तो आज हम करने वाले नेक्स्ट पार्ट रिवीजन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कल हमने डायनामिक लिंकिंग वर्सेस डायनामिक लोडिंग तक देखा था। आज हम करने वाले हैं शेयर्ड लाइब्रेरीज़। ये अपना तीसरा कंसेप्ट है। इमेजिन करो कि एक अपार्टमेंट में 50 लोग रहते हैं, हर किसी को न्यूज़पेपर चाहिए। पहला तरीका हो सकता है 50 न्यूज़पेपर लेके आएँ, 50 न्यूज़पेपर वेस्ट हो जाएंगे। दूसरा तरीका हो सकता है कि एक न्यूज़पेपर सब पढ़ लेते हैं। ये हो गई शेयर्ड लाइब्रेरी, यानी कि इट इज़ अ सिंगल कॉपी ऑफ लाइब्रेरी शेयर्ड अमंग द मल्टीपल प्रोसेसेस। ठीक है। अब आता है DLL, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। ये विंडोज़ में यूज़ होती है और लिनक्स में यूज़ होती है .so विच इज़ शेयर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है। एडवांटेज क्या होती है शेयर्ड लाइब्रेरी की कि इससे रैम बचती है, डिस्क स्पेस बचता है, फास्टर अपडेट्स होती हैं, कोड रीयूज़ जो है वो होता है, मतलब कोड को हम रीयूज़ कर सकते हैं, ईजी मेंटेनेंस होता है। अब शेयर स्टैटिक लिंकिंग और डायनामिक लिंकिंग हमने पढ़ा। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है? स्टैटिक लिंकिंग में लाइब्रेरी कॉपीड इनटू एग्जीक्यूटेबल और डायनामिक में लाइब्रेरी लोडेड एट रन टाइम। स्टैटिक में लार्ज एग्जीक्यूटेबल्स होते हैं, डायनामिक में स्मॉल होते हैं। स्टैटिक ज़्यादा डिस्क स्पेस लेता है, डायनामिक कम लेता है। स्टैटिक फास्टर एग्जीक्यूशन करता है, डायनामिक स्लो होता है। स्टैटिक में हार्ड टू अपडेट होता है और डायनामिक में ईजी टू अपडेट होता है। डायनामिक लोडिंग जैसे लाइब्रेरी से बुक तब लेना जब ज़रूरत हो, और डायनामिक लिंकिंग यानी कि एक ही डिक्शनरी सब स्टूडेंट्स को यूज़ करा देना। शेयर्ड लाइब्रेरी में एक न्यूज़पेपर पूरी सोसाइटी यूज़ कर रही है, और DLL यानी कि विंडोज़ का शेयर्ड लाइब्रेरी। ठीक है। आगे हम देखने वाले हैं स्वैपिंग एंड कंटेक्स्ट स्विचिंग इन मेमोरी मैनेजमेंट। इमेजिन योर स्टडी टेबल हैज़ स्पेस ऑफ ओनली 3 बुक्स। ओके। टेबल पर पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम की DBMS की जावा की बुक रखी है। तुम्हें मन कर गया भाई कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ना है। प्रॉब्लम क्या है, टेबल पे जगह नहीं है, 3 किताब रखने की जगह थी, तीनों किताब रखी हुई हैं। तो तुम क्या करोगे? थोड़ी देर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की किताब को उठा के ड्रॉर में रख दोगे और फिर वहाँ से जावा की कंप्यूटर नेटवर्क की निकाल के लाओगे और वहाँ पर रख लोगे और पढ़ना शुरू कर दोगे। इसी को कहते हैं स्वैपिंग, कि जिसकी ज़रूरत है उसको आगे ले आओ, जिसकी नहीं है उसको थोड़ी देर के लिए अंदर रख दो। रैम और हार्ड डिस्क की स्टोरी समझो इधर कैसे होता है। कंप्यूटर में भी 2 जगह होती है, एक होती है रैम, एक होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज ऑल्सो नोन एज द स्वैप स्पेस। ठीक है। रैम में तुम्हारी स्टडी टेबल मान लो जहाँ पे आपकी 3 किताबें रखी थी, इसमें मतलब कम स्पेस होता है लेकिन बहुत फास्ट होती है ये। ठीक है। CPU डायरेक्टली इसी पे काम करता है। हार्ड डिस्क क्या होती है? ये इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है लेकिन स्पीड बहुत स्लो होती है। ये तुम्हारे उसकी तरह, ड्रॉर की तरह, जिसमें तुम्हें वो किताब रख दी थी। कपबोर्ड मान लो भाई, तुम अलमारी मान लो, अलमारी में रखी तुम ड्रॉर, अलमारी में कितनी किताबें रख लो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम समझना। मान लो तुम्हारे लैपटॉप में 4 GB रैम है। तुमने क्रोम ओपन किया जिसने 2 GB ले ली, बची कितनी? 2 GB। VS कोड खोला, 1 GB ले ली, 3 GB ले ली, बची कितनी? 1 GB। स्पॉटिफाई खोल लिया, 500 MB चलेगी, बची कितनी? 500 MB। 3.5 GB रैम जा चुकी है और आधा GB रैम बची है, और अब तुम फोटोशॉप ओपन करना चाहते हो जो कि 2 GB रैम लेगी, लेकिन तुम्हारे पास स्पेस तो सिर्फ आधा GB है। तो क्या ओपन होगा? नहीं होगा। तो यहीं पे काम आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या स्मार्टनेस दिखाएगा यहाँ पे? वो स्वैपिंग स्टार्ट करेगा। ये क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखेगा क्या क्रोम की अभी ज़रूरत है, क्रोम अभी मिनिमाइज है, यूज़र उसे यूज़ नहीं कर रहा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सोचता है कि थोड़ी देर के लिए क्रोम को रैम से हटा देते हैं और उसको हार्ड डिस्क के स्वैप स्पेस में छोड़ आते हैं। हार्ड डिस्क का स्वैप स्पेस मैंने बताया था वो स्पेस ज़्यादा होता है बट स्पीड स्लो होती है, तो वहाँ पे हम टेम्परेरीली उसको रख देते हैं कि भाई तू यहाँ पे जाकर रेस्ट कर, इतने हम दूसरा प्रोसेस करेंगे, इतने वो फोटोशॉप को लाएगा। ठीक है। तो जो उसने वहाँ से क्रोम को उठा के हार्ड डिस्क में डाला, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्वैप आउट। ठीक है। रैम से प्रोसेस को हार्ड डिस्क के स्वैप स्पेस में भेजना स्वैप आउट कहलाता है। स्वैप इन क्या होता है? थोड़ी देर बाद जब फोटोशॉप का काम कंप्लीट हो जाएगा, यूज़र को फिर से क्रोम चाहिए होगा, तो वो क्रोम आइकन पे क्लिक करेगा। जैसे ही वो क्रोम आइकन पे क्लिक करेगा तो जो है वो रैम में नहीं था ना, तो रैम से कोई चीज़ आती है तो स्वैप स्पेस से क्रोम को वापस रैम में लाया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आएगा, और जो उसको वापस लाया जा रहा है वहाँ से उसको कहते हैं हम स्वैप इन। ठीक है। आई होप आपको एक स्टोरी अच्छे से समझ में आई स्वैप इन, इसका स्वैप आउट का कंसेप्ट। स्वैपिंग ज़रूरी क्यों है? अगर स्वैपिंग नहीं होती तो रैम फुल हो जाती। समझ रहे हो ना तुम इस बात को? नया प्रोग्राम ओपन ही नहीं होता। स्वैपिंग की वजह से मोर प्रोग्राम रन कर सकते हैं, रैम एफिशिएंटली यूज़ होती है, मल्टी प्रोग्रामिंग पॉसिबल होता है। क्या ये बात ऐसे तो लग रही जस्ट बोल दिया मैंने मल्टी, समझाती हूँ। देखो, स्वैपिंग की वजह से आपने देखा कि अगर हमें फोटोशॉप ओपन करना था, जगह कम थी, फिर भी वो हमारा पॉसिबल हुआ क्योंकि हार्ड डिस्क में वो चीज़ चली गई, और जब हमें ज़रूरत थी तो स्वैप इन स्वैप आउट वाले प्रोसेस से हमारा काम हो गया। अब ज़्यादा प्रोग्राम में कैसे रन पा रहे हैं हम? तुम समझ लो, फोटोशॉप नहीं रन कर पाता, अगर वो नहीं होती तो स्वैपिंग नहीं होती तो फुल हो जाती रैम। तो
तो वो स्वैप इन हो रही, स्वैप इन स्वैप आउट हो रहा था, तो वो स्वैप आउट होके हार्ड डिस्क में चला गया, फिर जब दोबारा जरूरत थी तो वो स्वैप इन हो गया। तो इससे ज़्यादा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग पॉसिबल हो रही है और रैम एफिशिएंटली यूज़ हो रही है। कम रैम है बट फिर भी हम उसको अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं। नुकसान क्या है इसमें कि हार्ड डिस्क रैम से बहुत स्लो होती है। तो रैम एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह है और हार्ड डिस्क एक साइकिल की तरह है। अगर बार 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 आप क्या करोगे, बाइक से साइकिल, साइकिल से बाइक स्विच करते रहोगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। बहुत ज़्यादा स्वैपिंग सिस्टम को स्लो बनाती है। अब इसी से एक और प्रॉब्लम बनती है विच इज़ थ्रैशिंग, यानी कि रैम बहुत छोटी है, हर 2 सेकंड में स्वैप आउट स्वैप इन, स्वैप आउट स्वैप इन करे जा रहे हैं। CPU एक्चुअल प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा, सिर्फ प्रोसेस को इधर उधर मूव कर रहा है, और इसी कंडीशन को हम थ्रैशिंग बोलते हैं। व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेंड्स मोर टाइम इन स्वैपिंग देन एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेस, द सिस्टम एंटर्स इन द थ्रैशिंग। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। कमेंट भी कर दिया करो।